स्वागत है दोस्तों आप लोगों के अपने चैनल ऑन स्टडी क्लास पर। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से अंग्रेज ने यहाँ के किसानों और गांवों पर अपना जो है स्थापित किया साम्राज्य। तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में आप लोग देखे कि अंग्रेज किस तरह से आते हैं, कितने जो अंग्रेज ही नहीं बल्कि और भी देश फ्रांस, स्पेन जो है वो लोग भी आते हैं, परंतु सक्सेस कौन होता है? अंग्रेज होता है। और सबसे पहले कहाँ पर होता है? तो बंगाल में हो जाता है उसकी व्यवस्था, यानी कि वहीं से कर जो है इनका आना शुरू हो जाता है। ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोगों ने पूरा डिटेल में देखा। अगर आप लोगों ने अभी उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए, ताकि आगे की बात आपको अच्छे से समझ में आएंगे। तो आज हम लोग आप लोगों को बताने वाले हैं गाँव के परिवेश में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को बता दूं कि आपको पता ही है कि अंग्रेज जो है इंग्लैंड से सामान लाते थे और यहाँ पर व्यापार करते थे। और क्या होता था कि यहाँ से कुछ सामान ले जाते थे, वहाँ पर बना करके व्यापार करते थे, यानी कि उसको किसी भी तरह से मुनाफा कमाना था। तो वहाँ के जो सरकार है वो उसको क्या लगा दिए, पाबंदी लगा दी कि यहाँ से सामान को जो है नहीं ले जाना है। ठीक है। तो उसके पश्चात क्या होता है कि वो अपना खर्च निकालने के लिए यहाँ पर अपना साम्राज्य विस्तार करने लगता है। और साम्राज्य विस्तार करता भी नहीं है, वो चाहता है कि हमारे जैसे जो है हम जिसको चाहे वही राजा बने, यानी कि उसके अंदर में हो, यानी कि उनको मुनाफा हो, सिर्फ वही चाहते हैं वो लोग। ठीक है ना। तो उनको जो है अब वसूली करने का जो है अधिकार मिल गया, जिससे क्या होता था उसको जो है प्रशासन का खर्च हो गया, या उसमें लगातार युद्ध करते थे जिसके कारण सैनिकों को खर्चा देना पड़ता था। ठीक है ना। तो आमदनी चाहिए ना, तो इसके लिए वो जो है वो इस प्रकार से साम्राज्य स्थापित करना शुरू कर दिए। तो जैसा कि आप लोगों को पता है बंगाल से स्टार्ट हुआ। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये जो लगान है वो कई तरीके से लिए जाते थे, जिसमें से आप लोगों का लगान की व्यवस्था शुरुआत में क्या था, फिर क्या हुआ, इसके बारे में बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इससे अगर ऐसे जानते हैं तो ऑब्जेक्टिव एक गलती नहीं करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कई तरह के प्रयासों के बाद आखिर में सन 1789 के आसपास कंपनी सरकार ने जमींदारों के साथ एक करार किया, जिसके अंतर्गत उनके द्वारा कंपनी को दिया जाने वाला लगान 10 वर्षों के लिए तय कर दिया गया। यह राशि जमींदारों द्वारा किसानों से वसूले गए लगान का 9/10 भाग तय कर दिया गया। आगे चलकर सन 1793 में इसी राशि को हमेशा के लिए निश्चित मान लिया गया। इस राशि में भविष्य में कोई बढ़ोतरी नहीं होनी थी। इसे अस्थायी बंदोबस्त का नाम दिया गया। यह आकलन के अनुसार यदि किसानों की उपज, तो चलिए आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए 9/10 यानी 10 में से 9 लेना है। क्या करना है? 9 ले लेना है। अब आपको देखें तो ये जो वसूल करके लाएंगे कौन? जो वहाँ के जमींदार है वो किसान से। तब उसके पश्चात क्या है, 1% भाग, एक भाग जो है वो उस जमींदार को दे देगा और बाकी भाग जो है अंग्रेज ले जाएंगे। ठीक है। और जो शेष है सो तो किसान के पास है। तो इस तरह की व्यवस्था जो है, जो जमींदार को 10 सालों के लिए एक फिक्स अमाउंट यानी कि कर जो है फिक्स कर दिया गया, इसीलिए इसका नाम अस्थाई बंदोबस्त है। पूछा जाता है तो अस्थाई बंदोबस्त मतलब फिक्स कर दिया। किसके साथ? तो जमींदार के साथ, जमींदार के साथ, किसानों के साथ नहीं। तो चलिए आगे अगर बढ़ा जाए तो आपको बता दूं कि ये जो व्यवस्था लगाए वो अंग्रेज लगाए, परंतु यहाँ के जमींदार जो है किसान से ज़्यादा लेते थे। कैसे लेते थे? तो देखिए 100 है ना, अगर 100 मान लिया जाए, मान लेते हैं 100 किलो, तो उसमें से 45 किलो किसान जो है किसान से लेते थे। उसके लिए, किसके लिए? अंग्रेज के लिए। और 15% अपने लिए रख लेते थे। उसको क्या पता कि हम क्या वसूल रहे हैं। बात समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पर जो है इस तरह से 40% ही किसानों के पास बचता था। तो इससे दिक्कत होगा ही, क्योंकि खर्च है। तो चलिए आगे की बात बढ़ते हैं। तो ये जो व्यवस्था है कहाँ कहाँ पर स्टार्टिंग में लागू थे, इसको जान लीजिए।
यह व्यवस्था बंगाल यानी कि उस समय बंगाल ही में ही बिहार था, उड़ीसा था तथा आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में ही लागू किया गया था। ठीक है ना, इसको ध्यान में रखना है। सबसे पहले बंदोबस्त कहाँ पर चालू किया गया, तो बंगाल में। ठीक है, बंगाल यानी उस समय बिहार और उड़ीसा उसी के साथ था। तो ऑप्शन में अगर कुछ भी हो इस तीनों में से तो आप लोग उसको लगाएंगे। अगला पॉइंट देखिए, तो चलिए पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद समझेंगे। तो दूसरी ओर अधिकारियों का ये भी समझ में आने लगा था कि इस व्यवस्था में सबसे ज़्यादा फायदा जमींदारों को हो रहा है, यानी कि वो जो बंदोबस्त था तो आपको बता दिए कि वो ज़्यादा लेने लगा, और कि जो उनका था अंग्रेज को पता होने लगा कि इसमें क्या है, जमींदार को फायदा हो रहा है, उन्हें बगैर कुछ किए ही अच्छा धन मिल रहा था। तो उनके विचार से क्यों नहीं सीधा किसानों से ही संपर्क किया जाए। इस विचारधारा के पीछे एक अंग्रेज अर्थशास्त्री रिकार्डो का सोच का बड़ा हाथ था। अब जब कुछ नए इलाके में लगान व्यवस्था तय करने का समय आया तो दूसरे मत वाले लोगों की जीत हुई। रिकार्डो के अनुसार क्या हुआ, उनके पुस्तक का नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, जो सन 1821 में प्रकाशित हुई थी। इसको भी ध्यान में रखना है। जमींदार खुद उत्पादन के लिए कुछ नहीं करता, मजदूर अपना श्रम लगाता और पूंजीपति अपना पूंजी लगाता, उद्यमी उद्योग लगाता। यानी कि आप पूरे कहानी को समझने का प्रयास कीजिए कि अब जो है ना वो चाह रहे हैं कि ये बंदोबस्त जो है वो सिस्टम बंद हो जाए, क्योंकि इसमें जमींदार को फ़ायदा हो रहा है। ठीक है ना, और ये किसके बुक यानी कि रिकार्डो के बुक के प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी के अनुसार इनको पता चला। तो जा कर के आगे चल कर के इनमें जो है व्यवस्था आती है रैयत बारी की। तो रैयत बारी आप समझेंगे कि क्या होता है। तो देखिए, एक नई व्यवस्था दक्षिण और पश्चिम भारत में रैयत बारी व्यवस्था के नाम से शुरू की गई। इसमें किसानों के साथ सीधा करार किया गया, यानी कि उसमें जमींदार के साथ या बड़े बड़े लोग जो थे उसके साथ, परंतु यहाँ पर जो है किसान के साथ सीधा, क्योंकि उनको पता चल गया। तो अब क्या किए, रैयत बारी कर दिए, यानी कि किसानों से सीधा करार किया गया। इन इलाकों में परंपरागत रूप से जमींदार नहीं होते थे, इसलिए कंपनी सरकार ने किसी नए व्यक्ति को जमींदार बनाकर स्थापित करने की जगह सीधा किसानों से ही संबंध स्थापित किए। इस व्यवस्था में लगान उपज के आधार पर तय हुआ। पहली जमीन की गुणवत्ता देखी गई, फिर पिछले कुछ वर्षों की, यानी कि ये जो है कर लगाने का डिसाइड है, क्योंकि जो जैसी गुणवत्ता वाले क्या होंगे खेत होंगे उसी हिसाब से न लगाएंगे। तो ये सीधा क्या हुआ, किसानों से डायरेक्ट हो गया है, तो इसको रैयत बारी व्यवस्था कहेंगे। आगे देखिए, बचता था, देखिए यहाँ पर जो है क्या नियम कर लगाया गया कि 50% लगान के रूप में तय कर दिया गया, मगर इसे अस्थाई नहीं बनाया गया। प्रत्येक 30 वर्ष बाद लगान की राशि में बदलाव किया जाना तय किया गया। तो रैयत बारी व्यवस्था में 50% क्या लगा दिया, टैक्स लगा दिया, परंतु किस पर लगाया गया, तो देखिए उसमें से जो है खर्च जो हुआ है ना उसको काट करके जितना उपज होता है उस पे 50% वो कर लगाते हैं, यानी कि ले जाते हैं। ठीक है ना, यानी कि जो उपजा उसमें से नहीं, उसमें से खर्चा निकाल करके। ठीक है ना, तो ये भी सुनिश्चित किया गया कि 30 वर्ष पश्चात इसमें बदलाव किया जाएगा। अब देख लेते हैं उसके बाद क्या हुआ, महलबारी व्यवस्था। तो महलबारी व्यवस्था कहाँ पर लागू था, तो इसको पहले देख लीजिए। पंजाब, दिल्ली एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों पर जब अंग्रेज सरकार का कब्जा हुआ तो वहाँ उन्होंने सीधा किसानों की जगह गांव या काफ़ी बड़े जमीन मालिक या परिवार जिन्हें महाल कहा जाता था को इकाई माना, मतलब एक माना, और उनके साथ लगान वसूली का करार किया। यानी कि यहाँ पर जो हो रहा है यह एक प्रकार के बंदोबस्त ही है, अस्थाई बंदोबस्त ही है, परंतु यहाँ पर जो देखा जा रहा है कि एक बड़े किसान मतलब को इकाई बना लिया गया, मतलब उसी से टैक्स लिया गया और गांव में जो है यानी कि उसके अंडर में रख दिया होगा, या बड़े लोग जो होते थे बड़े घराने के बड़े परिवार से, उसको जो महाल कहा जाता था, इसीलिए महल वाली व्यवस्था कहा जाता है। ठीक है ना,
अब आगे देखिए, इस व्यवस्था को महलबारी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इसमें बड़े परिवार या गांव प्रमुख गांव भर से लगान इकट्ठा कर सरकार तक पहुंचाते थे। ठीक है, अब महाल जो है इसको थोड़ा सा देख लीजिए। तो पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के इलाके में बड़े गांव या कुछ गांवों के समूह को महाल कहा जाता था। अब इसमें भी क्या है सिस्टम कर का, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था वाला ही था। रैयतवाड़ी जैसे था वैसा ही है कि 50% लगान तय कर दिया गया। इसे मात्र 30 वर्षों के लिए ही किया गया। ठीक है ना, उपज से खेती के खर्च को घटाकर 50%। बात समझ रहे हैं, दोनों में टैक्स एक ही है, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी। तो आगे देखते हैं, थोड़ा इसको भी ध्यान में आप लोग रख सकते हैं कि देखिए जिस समय वो चल रहा था व्यवस्था, उसमें कुल कृषि योग्य भूमि में 19% अस्थायी बंदोबस्त चल रहा था और 29% महलवाड़ी व्यवस्था चल रहा था और 52% में रैयतवाड़ी व्यवस्था चल रहा था। ठीक है ना, इसको ध्यान में थोड़ा सा रख लेना है। चलिए, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि दक्कन का विद्रोह क्या है, क्यों हुआ था, किसके लिए हुआ था, किससे हुआ था, तो आप यहाँ से अगर इसको पढ़ लेते हैं तो आसानी से जवाब दे सकते हैं। महाराष्ट्र के पूना और अहमदनगर जिला में 1875 में किसानों के गुस्से ने बड़े पैमाने पर उपद्रव भड़काया। इन क्षेत्रों में रैयतवाड़ी प्रणाली लागू थी। यहाँ किसान लगान की ऊंची दर के कारण परेशान थे। समय पर लगान चुकाने के लिए वे महाजनों से ऊंचे ब्याज दर पर पैसा लेते थे और इस तरह वे उनके चंगुल में जीवन भर के लिए फंस जाते थे। इस विद्रोह में किसानों ने महाजनों को अपना निशाना बनाया और उनके खिलाफ अहिंसक तरीके से अपना विरोध शुरू किया। पहले आप लोग इसको पूरा देख लीजिए, सुन लीजिए, उसके बाद समझते हैं। महाजनों का सामाजिक बहिष्कार हुआ। उनके घरों पर हमला करके उनकी लाल बही दस्तावेज को लूटा गया और उसे सामूहिक रूप से जलाया गया। दरअसल उस बही में ही किसानों को दिए गए धन और उसका ब्याज का पूरा हिसाब किताब होता था, इसलिए किसानों ने उसे जलाया। यह एक तरह से महाजनों के चंगुल से उनके मुक्त हो जाने को सूचित कर रहा था। धीरे धीरे महाजनों ने उन क्षेत्रों को छोड़कर चले जाना ही बेहतर समझा। इस तरह यह विद्रोह महाजनों के शोषण के विरुद्ध, यहाँ पर देखिए यहीं पर ध्यान लेना है कि यह विद्रोह महाजनों के शोषण के विरुद्ध किया जाने वाला अहिंसक संघर्ष के रूप में जाना गया। कौन? दक्कन विद्रोह। तो दक्कन विद्रोह को इसी नाम से जाना गया। अगर पूछा जाए तो आप कहिएगा दक्कन विद्रोह। अहिंसक यानी हिंसा भी नहीं हुआ और विद्रोह भी हुआ। किसके लिए हुआ? महाजनों के लिए हुआ और महाजनों से हुआ, मतलब महाजन के लिए हुआ, महाजनों से हुआ। किसको हुआ? तो किसान को हुआ। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए, बाजार के लिए, फसल के लिए हम लोग जानते हैं कि क्या क्या फसल उगाते थे। तो देखिए यहाँ पर जो है फसल उगाने में हम लोगों को अंग्रेज द्वारा प्रेरित किया जाता था, क्योंकि उनको कच्चे मालों की ज़रूरत थी और उनको मुनाफा, मैं पहले ही बता दिया हूँ कि मुनाफा वो करना चाहते थे। इसीलिए बंगाल में किसानों से पटसन, असम में चाय, बिहार में नील। ये भी पूछा जाता है कि बिहार में क्या चल रहा था, उस समय क्या बनवाया जा रहा था। ठीक है ना। सोरा और अफीम मध्य व पश्चिम भारत कपास इत्यादि फसलों का उत्पादन करने को कहा गया। इन फसलों का किसानों या के लोगों के लिए कोई विशेष इस्तेमाल नहीं था, मगर बाजार में इनकी कीमत ज़्यादा थी और किसान इसे बेचकर नगद पैसे प्राप्त कर सकते थे, इसलिए इन्हें नकदी फसल कहा जाता है। वो भी पूछा जाता है, ठीक है ना, कि नकदी फसल किसे कहते हैं। तो बाजार में जो बिक करके जो सामान बनता है ना, वो पैसा आता है, उसको नकदी फसल कहते हैं। क्या क्या है उसको भी हम लोग देखेंगे आगे। कंपनी को इन फसलों की आवश्यकता अपने देशों के कारखाने में कच्चे माल के रूप में थी। बताएं कि आपको वही कार्य करते हैं जो उनको फायदे के लिए होता है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, नकदी फसल ऐसा कृषि उत्पादन होता है जिसमें खेतों से सीधे व्यापारियों द्वारा खरीद लिया जाता है, जैसे गन्ना, नील, तंबाकू, अफीम इत्यादि। ठीक है ना, इसको ध्यान में रखना है।
ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन गन्ना, नील, तंबाकू ये सब आते ही रहता है। तो चलिए आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। आगे होता है नील दर्पण, यानी कि नील की खेती के लिए किसानों को दिक्कत होता है, तो यहाँ पर नील दर्पण नाम की एक पुस्तक लिखा जाता है, नाटक है, और ये नील दर्पण में बड़े अच्छे तरीके से दिखाया जाता है कि किस तरह से जो है नील खेती करने के लिए विवश और मजबूर किया जाता है। तो चलिए इनका लेखक जान लेते हैं। तो दीनबंधु जी थे। 1860 में यह पुस्तक बिना किसी लेखक के नाम से छपी थी। इसलिए छपी थी क्योंकि अंग्रेज उनकी अगर लेखक का नाम रहता तो उस पर क्या होता है, गुस्सा बरसाते या उसको कुछ सजा देते और पकड़े जाते और ये क्या होता, बंद हो जाता। तो इसमें क्या है कि इसलिए वहाँ पर लेखक का नाम नहीं दिया गया। इस पुस्तक को अंग्रेजों में अनुवाद जो है माइकल मधुसूदन दत्त ने किया है, इसको भी ध्यान में रखना है। आगे इसमें जान लेते हैं कि इसमें अब किसानों द्वारा कहा गया कि अब नील की खेती नहीं करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे जेल ही क्यों न जाना पड़े, भीख मांगकर खा लूंगा, अगर सरकार ने ज़्यादा तंग किया तो गांव को छोड़कर चला जाऊंगा, परंतु नील की खेती नहीं करूंगा। इस तरह के बातें उसमें हुई और जो है नील के खेती के विद्रोह किया गया। तो चलिए देखते हैं कि बिहार में नील की खेती क्या है। तो बिहार में नील की खेती मुख्य रूप से उत्तर बिहार में चंपारण और मुजफ्फरपुर के इलाके में की जाती थी। ये भी ध्यान में रखना है कि बिहार में नील की खेती किधर की जाती थी, तो उत्तर बिहार, चंपारण और मुजफ्फरपुर के इलाके में की जाती थी। ठीक है ना। अब देखिए इन क्षेत्रों के अलावा भागलपुर और शाहाबाद क्षेत्र में भी नील की खेती बड़े पैमाने पर शुरू हुई थी। नील के अलावा अंग्रेजों ने इसके इलाके में अफीम, पटसन और सोरा नामक नकदी फसलें भी उत्पादन में बड़े पैमाने से शुरू किया। वर्तमान गया जिला अफीम उत्पादन में तत्कालीन बंगाल प्रांत में प्रथम स्थान पर था। तो ये सब को भी ध्यान में रखना, कहाँ पर कौन सा चीज़ें जो है उपजते थे और अंग्रेज जो है ले जाते थे, तो इसको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट बनता है कि बिहार में जो नील की खेती होती थी वो दो तरह से होती थी। एक वो अंग्रेज खुद ही करवाते थे पैसा वैसा दे करके, और दूसरा जो था कि किसान से करवाते थे बलजोरी, यानी कि मजबूरी में। तो इस तरह से मजबूरी में करवाते थे ना, उसमें क्या कर दिया था, आरक्षित तक कर दिया था कि नील का जो खेती है वो एक विशेष क्षेत्र में करना ही होगा। वो क्या विशेष क्षेत्र था, वो था कि 20 कट्ठे में एक कट्ठा जो होता है ना, हाँ वही है, 20 कट्ठा जो हुआ, यानी 1 बीघा में 20 कट्ठा हुआ, उसमें से आपको 3 कट्ठा जो है आपको नील की खेती करना ही पड़ता। तो ये था उस समय का नियम जो कि कहलाता था 3 कट्ठिया प्रणाली। ठीक है ना। इसमें क्या हुआ कि महात्मा गांधी चंपारण में आकर के इसका विद्रोह भी किए। इसी के विद्रोह में महात्मा गांधी ने क्या किए, चंपारण में सत्याग्रह की शुरुआत की है। तो ये 3 कट्ठिया प्रणाली आप लोग जानते भी होंगे, इसमें से बहुत बात आप लोग जानते होंगे, परंतु कहानी के माध्यम से थोड़ा डिटेल में देखे हैं तो आपको अच्छे से याद रहेंगे। ऑब्जेक्टिव आप रट लेते हैं, भूल जाते हैं, परंतु थोड़ा सा उसमें कहानी की तरह हो तो आपको ज़रूर याद रहेगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो इसको जो है आप लोग लाइक कर सकते हैं, और आपको सब्जेक्टिव के लिए भी ये बहुत काम देगा। तो फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।